जीआईसी सिफ्टी की कक्षा 10 के प्यारे बच्चों, आपका गणित विषय की कक्षा में स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम समांतर श्रेणी के अर्थ तथा दैनिक जीवन में अपने आसपास उपस्थित इसके उदाहरणों के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम यह जानेंगे कि समांतर श्रेणी का पहला पद तथा सार्वंतर क्या होता है तथा इसकी सहायता से हम समांतर श्रेणी को किस प्रकार निर्धारित कर सकते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि किसी समांतर श्रेणी अर्थात अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का पहला पद क्या होता है। किसी भी समांतर श्रेणी अर्थात अनुक्रम को लिखे जाने पर सबसे पहली संख्या या पद उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म कहलाती है। किसी भी समांतर श्रेणी के प्रथम पद को ए से व्यक्त अर्थात प्रदर्शित किया जाता है। स्मॉल ए के स्थान पर आप कैपिटल ए से भी इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए समांतर श्रेणी 3, 9, 15, 21 एंड सो ऑन का प्रथम पद ए या A1 से भी प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद को कितना हो जाएगा? पहला पद अगर देखें तो बाईं ओर से पहली संख्या यहाँ 3 लिखी हुई है, इसलिए इसका पहला पद हो जाएगा 3। इसी प्रकार एक अन्य उदाहरण देखते हैं। ये भी एक समांतर श्रेणी है। 3y, 6y, 9y, 12y एंड सो ऑन। अगर देखें तो 3y का अंतर आ रहा है यहाँ क्रमागत पदों के बीच में, इसलिए यह भी समांतर श्रेणी है। बहरहाल इसका पहला पद क्या हो जाएगा? अगर देखें तो बाईं ओर से जो पहला पद आ रहा है वह है 3y, इसलिए श्रेणी का प्रथम पद जिसको हम स्मॉल ए या कैपिटल ए या A1 से प्रदर्शित करते हैं, यह हो जाएगा 3y। तो इस प्रकार हमने सीखा कि किसी समांतर श्रेणी में को अगर हम लिखें तो जो बाईं ओर से पहला पद हो या कोई संख्या हो वह उस समांतर श्रेणी का प्रथम पद कहलाती है तथा इसे स्मॉल ए या कैपिटल ए के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। कहीं कहीं इसे A1 के द्वारा भी प्रदर्शित हम कर सकते हैं। आइए अब समांतर श्रेणी के एक अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण अवयव अर्थात सार्वंतर, जिसे अंग्रेजी में कॉमन डिफरेंस कहते हैं, उसके विषय में जानते हैं। किसी समांतर श्रेणी के क्रमागत पदों के मध्य का अंतर उस श्रेणी का सार्वंतर कहलाता है। किसी समांतर श्रेणी का सार्वंतर पूरी श्रेणी में समान रहता है। किसी समांतर श्रेणी के सार्वंतर अर्थात कॉमन डिफरेंस को डी से व्यक्त किया जा सकता है। किसी समांतर श्रेणी के सार्वंतर डी को इस सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जा सकता है। सार्वंतर डी बराबर होता है कोई भी पद माइनस उससे पूर्व पद। जैसे यदि हम किसी समांतर श्रेणी के दूसरे पद में से पहला पद घटा दे तो उससे भी हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। चौथे पद में से तीसरा पद घटाएं तब भी सार्वंतर मिल सकता है। तीसरे पद में से दूसरा पद घटाएं उससे भी हमें सार्वंतर प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी समांतर श्रेणी का अगर हमें सार्वंतर डी ज्ञात करना हो तो हम किसी भी पद में से उससे पिछला पद को घटाएं, अगर किसी भी पद में से उससे पिछले पद को अगर हम घटा दें तो हमें उस श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात हो जाएगा। जैसे अगर इस उदाहरण में ही देखें तो यहाँ पर पहला पद है 3, दूसरा पद है 9, तो अगर सार्वंतर हमें इसका निकालना हो तो हम क्या करेंगे? दूसरे पद 9 में से पहला पद 3 घटा देंगे, यानी कि सार्वंतर हो जाएगा 9 - 3 यानी कि 6। ठीक है। अगर हम ऐसा ना करना चाहें तो हम चाहें तो चौथे पद में से हम तीसरे पद को घटाकर भी हमें यही सार्वंतर मिलेगा। चौथा पद है 21 और इससे पूर्व पद यानी कि पहला पद है 15। ठीक है, इससे पिछला पद है 15, तो 21 - 15 करेंगे तो भी हमें 6 मिल जाएगा। अगर इस श्रेणी में हमें सार्वंतर निकालना होता तो हम कैसे निकालते? दूसरे पद में से पहला पद घटा दें, 6y में से 3y घटाया तो कितना आ जाएगा? 3y, और इसका सार्वंतर भी हो जाएगा 3y। तो इस प्रकार इस श्रेणी का पहला पद तो 3y था ही था, साथ ही साथ इसका सार्वंतर भी 3y ही हो जाएगा। अगर इसी पिछले सूत्र को हम जनरलाइज करना चाहें, इसका सामान्यीकरण करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं? इसे सामान्य रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं हम, सार्वंतर d बराबर n+1वां पद यानी कि tn+1 जिसको कहते हैं माइनस nवां पद tn। ठीक है। अगर याद रखना चाहें तो सीधे सीधे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि किसी भी पद में से उससे पीछे के पद को घटा दीजिए। चौथे में से तीसरे को घटा सकते हैं आप, छठे में से पांचवें को घटा सकते हैं आप, सातवें में से छठे को घटा सकते हैं आप, 10वें पद में से 9वें पद को भी घटाएंगे तो भी आपको सार्वंतर मिल जाएगा। दूसरे में से पहले को घटाएंगे तो भी आपको सार्वंतर मिल जाएगा। तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, कोई भी पद लीजिए, उससे पहले का जो पद होगा उसे उस पद में से घटा दीजिए। जैसे तीसरा पद लेकर उसमें से दूसरा घटा दीजिए तो भी आपको सार्वंतर मिल सकता है। दूसरा पद लिया है तो दूसरे में से पहले को घटा दीजिए, उससे भी आपको सार्वंतर मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम किसी भी श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात कर सकते हैं। आइए अब सार्वंतर ज्ञात करने की प्रक्रिया को कुछ उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। एक समांतर श्रेणी हमको दी गई है 12, 19, 26, 33 एंड सो ऑन। अब इसका हमें सार्वंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसका प्रथम पद क्या है। प्रथम पद ए है यहाँ पर कितना?
12 है। यहाँ देखने से स्पष्ट हो जा रहा है कि पहला पद 12 है। ठीक है, अब हम इसका दूसरा पद ले लेते हैं। दूसरा पद, अब पहले पद को तो हम a या a1 से दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरे पद को हम दिखाएंगे किससे, a2 से या t2 से भी दिखा सकते हैं। अभी आपने देखा t हमने यहाँ पर यूज किया था nवें पद के लिए, तो दूसरे पद को चाहे तो आप a2 से दिखाएं या t2 से दिखाएं। ठीक है, तो दूसरा पद कितना है यहाँ पर 19 है, इसलिए सारवंतर हो जाएगा, सारवंतर d हो जाएगा दूसरा पद a2 माइनस पहला पद a1 या a, तो a2 माइनस a1 करा तो कितना आ जाएगा, ये 19 माइनस 12, यानी कि सारवंतर आ गया कितना, 7। यदि इसी प्रश्न में हम a2 माइनस a1 ना करते और a4 माइनस a3 करते तब क्या होता। अगर हम a4 माइनस a3 करते तो हमें क्या प्राप्त होता, हम इसी प्रकार से लिखते, हम लिखते तीसरा पद a3 बराबर 26, चौथा पद a4 बराबर 33, अतः सारवंतर d बराबर a4 माइनस a3, कोई भी पद माइनस उससे पूर्व पद, उससे भी हमें सारवंतर यह 7 ही प्राप्त होता। ऐसा क्यों होता, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरी श्रेणी में सारवंतर बराबर रहता है। अब यह आवश्यक नहीं है कि किसी समांतर श्रेणी में सारवंतर हमेशा हमें सदैव धनात्मक ही प्राप्त हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमें सारवंतर ऋणात्मक प्राप्त हो। ऐसा घटती हुई यानी कि डिक्रीजिंग सीरीज में होता है। तो आइए इससे भी संबंधित एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसा कि एक ये उदाहरण है, यहाँ एक डिक्रीजिंग एपी है, घटती हुई समांतर श्रेणी। तो इसका जो प्रथम पद है वह क्या है, प्रथम पद ए है 90, हम इसका भी सारवंतर निकाल के देख लेते हैं। प्रथम पद ए है 90, a1 भी कह सकते हैं, और इसका दूसरा पद क्या है, आप देख सकते हैं दूसरा पद इससे घट गया है, कम हो गया है। दूसरा पद a2 है कितना, 85। ठीक है, इसलिए सारवंतर d हो जाएगा कितना, a2 माइनस a1, यानी कि ये हो जाएगा 85 माइनस 90। और हम जानते हैं छोटी संख्या से अगर बड़ी संख्या को घटाएंगे, हम छोटे पूर्णांक से बड़े पूर्णांक को घटाएंगे तो उत्तर ऋणात्मक आता है, तो माइनस में आएगा ये। और कितना आएगा इनका डिफरेंस, 90 में से 85 घटा तो 5। ठीक है, यानी कि सारवंतर डी आ गया माइनस का 5। तो इस प्रकार हमने देखा कि सारवंतर धनात्मक या ऋणात्मक दोनों प्रकार का आ सकता है। यह निर्भर करता है श्रेणी की प्रकृति पर कि हमें किस प्रकार का सारवंतर प्राप्त होता है। आइए अब एक और उदाहरण देखते हैं, बड़ा ही रोचक उदाहरण है। क्या ये 3 3 3 3 ये समांतर श्रेणी है, ये समांतर श्रेणी है, क्योंकि अगर देखें तो इन दोनों के बीच में कितना अंतर है, शून्य का, इनके बीच में भी शून्य का, इनके बीच में भी शून्य का। पूरी श्रेणी में अंतर बराबर रहना चाहिए, चाहे धनात्मक हो चाहे ऋणात्मक हो चाहे जीरो ही हो। उस स्थिति में जबकि अंतर पूरी श्रेणी में बराबर रह रहा है क्रमागत पदों का, वह श्रेणी निश्चित रूप से समांतर श्रेणी होगी। बहरहाल अगर हम इसका सारांतर ज्ञात करके देखें, अभी मैंने बता ही दिया इसका सारांतर 0 आ रहा है, चलिए एक बार फिर से ज्ञात करके देख लेते हैं फिर भी लिखने के लिए। तो प्रथम पद हो गया यहाँ पर a हो गया 3, और द्वितीय पद क्या हो गया, लिखते टाइम पर आप शॉर्ट में लिखना चाहें तो a1 a2 करके सीधे भी लिख सकते थे, और इसलिए सारवंतर हो जाएगा। जब तक अभ्यास नहीं होता तब तक प्रथम पद द्वितीय पद इस प्रकार के शब्द लिख लेने चाहिए, बाद में जब प्रैक्टिस हो जाए तो उसके बाद तो डायरेक्ट a1 a2 d ऐसा करके भी आप सीधे सीधे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा a2 माइनस a1, यानी कि 3 माइनस 3 कितना आ गया, सारवंतर 0। ठीक है, तो इस प्रकार आज हमने सीखा कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद तथा सारवंतर से क्या अभिप्राय होता है तथा इन्हें किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है।